स्विस बैंक। नाम सुनते ही एक खास तरह की छवि बनती है मन में। बिल्कुल। स्थिरता, गजब की गोपनीयता और हाँ, थोड़ा रहस्य भी। सही कहा। ये हमेशा से ही दुनिया भर में चर्चा में रहे हैं। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनके काम करने का तरीका, उनका इतिहास और जो आजकल बदलाव आए हैं उन पर। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये बैंक कैसे चलते थे, कैसे पहले गलत पैसा छिपाने में इनका नाम आता था और अब क्या स्थिति है। जी, तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि आखिर स्विस बैंकिंग में क्या खास था, क्यों वो कुछ लोगों के लिए इतने आकर्षक थे और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद क्या सुधार हुए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैंने पढ़ा है कि स्विस बैंकों की जो साख है वो उनकी राजनीतिक स्थिरता से जुड़ी है और मजबूत अर्थव्यवस्था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक स्थिरता, एक मजबूत स्विस फ्रैंक और उनकी अर्थव्यवस्था का टिकाऊपन, ये सब मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। और इसी वजह से वो वेल्थ मैनेजमेंट में, खासकर जो क्रॉस बॉर्डर वेल्थ है, उसमें ग्लोबल लीडर बन गए। प्राइवेट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये उनकी खासियतें हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से वो जो गोपनीयता वाली बात थी, वो सबसे बड़ा फैक्टर था। हाँ, ऐतिहासिक रूप से तो वही सबसे बड़ा आकर्षण था। वो जो स्विस बैंकिंग एक्ट 1934 का अनुच्छेद 47 था ना, हाँ। उसने बैंक कर्मचारियों के लिए ग्राहक की जानकारी बताना एक तरह से अपराध बना दिया था। अच्छा। मकसद था अमीर ग्राहकों की प्राइवेसी बनाए रखना, जैसे डॉक्टर या वकील रखते हैं अपने क्लाइंट की। लेकिन क्या ये गोपनीयता बिल्कुल ही अभेद्य थी? कोई जानकारी बाहर आ ही नहीं सकती थी? और वो नंबर्ड अकाउंट्स, उनका क्या चक्कर था? देखिए, थी तो बहुत सख्त, पर ऐसा नहीं कि गंभीर आपराधिक मामलों में भी ढाल बनी रहे। अगर कोई सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जानकारी देनी पड़ती थी। हालांकि वो प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल जरूर थी पहले। और जहां तक नंबर्ड अकाउंट्स की बात है, ये एक आम गलतफहमी है कि वो गुमनाम थे। उनमें बस रोजमर्रा के कामकाजों में, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह में, नाम की जगह एक नंबर या कोड इस्तेमाल होता था। अच्छा। ताकि बैंक के अंदर भी कम लोगों को ग्राहक की पहचान पता हो। लेकिन बैंक को हमेशा खाता धारक की असली पहचान मालूम होती थी। पहचान साबित करना जरूरी था खाता खोलते वक्त। तो ये पूरी तरह गुमनाम नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब तो नए नंबर्ड अकाउंट खोलने का चलन लगभग खत्म हो गया है। ये जानना तो काफी दिलचस्प है। फिर भी जाहिर है गलत इरादे वालों ने इस सिस्टम का फायदा तो उठाया ही। कैसे? वो क्या तरीके थे जिनसे ये गोपनीयता की आड़ में गड़बड़ी होती थी? मुख्य तरीका तो वही था, सख्त गोपनीयता के नियम। इससे मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को बहुत बड़ी सहूलियत हो जाती थी। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? इसके 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला, प्लेसमेंट, यानी जो अवैध पैसा है उसे किसी तरह बैंकिंग सिस्टम में डालना। दूसरा, लेयरिंग, यहीं पर गोपनीयता काम आती थी। पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, जटिल लेन देन करना, शेल कंपनियां बनाना, ताकि पैसे का असली सोर्स पकड़ में ना आए। अच्छा, पैसों की परतें बनाना ताकि पता ना चले कहां से आया। बिल्कुल, पहचान और सोर्स छिपाने में सीधी मदद। और तीसरा स्टेप, इंटीग्रेशन, जब पैसा घूम फिरकर वापस वैध अर्थव्यवस्था में आ जाता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या किसी बिजनेस में लगा दिया। बाप रे, ये तो काफी सोचा समझा तरीका है। लेकिन अब तो हालात बदल गए हैं ना? हाँ बिल्कुल, पिछले लगभग 2 दशकों में तस्वीर काफी बदली है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत रहा। किनका दबाव? खासकर OECD है, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इन जैसे संगठनों ने स्विट्जरलैंड पर काफी दबाव डाला कि वो अपने बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाए। अच्छा, तो क्या बड़े बदलाव हुए? सबसे जरूरी क्या था? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव रहा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी AEOI को अपनाना। AEOI? हाँ, स्विट्जरलैंड अब 100 से भी ज्यादा देशों के साथ जुड़ा है इस सिस्टम से। इसका मतलब है कि स्विस बैंक अब खुद ही ऑटोमेटिकली दूसरे देशों की टैक्स अथॉरिटीज को उनके नागरिकों के बैंक खातों की जानकारी देते हैं। अरे वाह! तो अब टैक्स चोरी के लिए पैसा छिपाना बहुत मुश्किल हो गया है, लगभग नामुमकिन। तो पारदर्शिता तो काफी बढ़ गई। और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए क्या हुआ? हाँ, पारदर्शिता तो बढ़ी है, साथ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML कानून भी बहुत सख्त हो गए हैं। बैंकों पर अपने ग्राहक को जानो या KYC नियम बहुत कड़े हैं। KYC? हाँ। उन्हें ग्राहक की पहचान पुख्ता करनी होती है,
पैसे का सोर्स पता करना होता है, कोई भी लेन देन अगर संदिग्ध लगता है तो उसकी रिपोर्ट करनी होती है। अच्छा। और खासतौर पर जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स यानी पीईपीज होते हैं, यानी नेता या ऊंचे सरकारी पदों वाले लोग, हाँ, जिनके पदों की वजह से भ्रष्टाचार का खतरा ज्यादा होता है, उनके खातों की तो और भी ज्यादा कड़ी निगरानी होती है। और क्या अब स्विट्जरलैंड विदेशी जांच में भी मदद करता है? पहले तो सुनते थे बड़ी मुश्किल होती थी। हाँ, अब रवैया काफी बदल गया है। आपराधिक मामलों की जांच में स्विट्जरलैंड अब विदेशी अधिकारियों के साथ कहीं ज्यादा सहयोग करता है। अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत अनुरोध आता है, सबूत दिए जाते हैं, तो वो न्यायिक सहायता देते हैं, संपत्ति फ्रीज करने जैसे कदम भी उठाते हैं। और इसमें वो जो स्विस सीक्रेट्स जैसे लीक हुए थे ना, हाँ, वो तो बड़ी खबर बनी थी। उन लीक्स ने भी एक तरह से अंदरूनी खामियां उजागर की और सुधार के लिए दबाव और बढ़ाया। तो कुल मिलाकर देखें तो स्विस बैंकों की वो जो पुरानी छवि थी अभेद्य गोपनीयता वाली, वो अब काफी हद तक बदल चुकी है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, AEOI, सख्त AML नियम, इन सब ने मिलकर बड़ा बदलाव लाया है। मतलब निष्कर्ष ये है कि भले ही लोगों के मन में पुरानी इमेज हो, पर हकीकत में अब स्विट्जरलैंड में गलत पैसा छिपाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है और जोखिम भरा भी। एकदम सही। सिस्टम अब काफी ज्यादा पारदर्शी है। ये जानना वाकई बहुत जरूरी था। जी। पर एक सवाल फिर भी मन में आता है जी। कि जब स्विट्जरलैंड जैसे ठिकाने इतने पारदर्शी हो रहे हैं, तो जो शातिर लोग हैं, टैक्स चोर हैं, क्या वो अब दुनिया में कहीं और नए रास्ते ढूंढ रहे होंगे अपने काले धन के लिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जो लुका छिपी का खेल है, ये वैश्विक वित्तीय नियमों के लिए लगातार एक चुनौती बनी रहेगी, है ना? इस पर सोचना जरूरी है।